घुंघरू की छनकार से वो कमरा गूंज रहा था। तबले की थाप पर उसके पैर थिरक रहे थे। शबनम गाओ तकिया पर टेक लगाए एक दिलकश मुस्कुराहट से उसे देखे जा रही थी, जबकि उसके करीब ही नसीर उस्ताद ता थैया जैसे राग अलाप रहा था। अंदलीब का आज रक्स की क्लास का आखिरी दिन था। तबले की थाप रुकी तो उसके पांव भी थिरकना बंद हुए। वो एक अंदाज से जमीन पर बैठी और आदाब बजा लाते हुए अपने उस्ताद नसीर को सलाम किया। वहां मौजूद बैठी खातीन और मर्दों ने तालियां बजाकर उसके फन की दाद दी। ले भाई शबनम, आज तेरी अंदलीब की मौसीकी की तालीम पूरी हो गई। मेरा जो काम था वो मैंने पूरा किया। अब ये अंदलीब की सलाहियतों पर मुनहसिर है कि वो अपने मुस्तकबिल को लेकर कैसे आगे बढ़ती है। अरे मेरी बेटी में हजारों गुण हैं, बस एक बार मौका मिलने की देर है। फिर देखो हीरोइन बनकर कैसे फिल्म इंडस्ट्री पर राज करती है। अंदलीब बोली, जी अम्मी जान, बस हमें एक चांस मिल जाए। आपकी अंदलीब आपको मायूस नहीं करेगी। फिल्म डायरेक्टर कलीम के कमरे में शबनम और अंदलीब बैठी हुई थी। कलीम उनसे हमतन गोश था। देखें शबनम साहिबा, आपको मोहसिन साहब ने भेजा है तो आप हमारे लिए खास हैं, क्योंकि मोहसिन साहब हमारे मोहसिन हैं। इसलिए मेरा मशवरा है कि आप पहले अपनी बच्ची को एडवर्टाइजिंग की फील्ड में मुतारिफ कराएं, फिर देखें आपका यह हीरा कितने अनमोल भाव बिकेगा। फिल्म इंडस्ट्री में उसे हाथों हाथ लेंगे। शबनम बोली, बात तो आपकी 16 आने ठीक है। मॉडलिंग ही एक ऐसा शॉर्टकट है जिसे लड़कियों की किस्मत चमक जाती है। पर देखें ना, अब वहां तक तो हमारी रसाई नहीं है, अब आप ही को कुछ करना होगा। वो कुछ सोचते हुए बोले, ठीक है, कल शाम को तशरीफ ले आइएगा, मैं फिर कुछ करता हूं। यह कहकर उसने एक चुभती हुई नजर अंदलीब पर डाली। अंदलीब जैसे झींप कर रह गई हो। दूसरे दिन वो कलीम साहब के दफ्तर पहुंची। कलीम साहब ने उन्हें एक इस्माइल एडवर्टाइजर कंपनी का पता दिया। फिर वो कलीम साहब के बताए हुए पते पर इस्माइल एडवर्टाइजिंग एजेंसी पहुंची। वहां मुख्तलिफ खातीन जर्क बर्क लिबासों में इधर से उधर टहल रही थी। कुछ उन्हीं की तरह थी जो काम मिलने के सिलसिले में आई हुई थी। एक तरफ मेकअप रूम था जहां एक लड़की का मेकअप किया जा रहा था। कुछ मर्द हजरात भी थे जो अंदलीब को आंखें फाड़े वक्फे वक्फे से देख रहे थे। जी हमें इस्माइल साहब से मिलना है। शबनम ने वहां मौजूद एक से पूछा। जी वो बस आने ही वाले हैं, उसने जवाब दिया। फिर वो वहां मौजूद खाली कुर्सी पर बैठकर इस्माइल साहब के आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में इस्माइल साहब आए। वो आते ही बोले, हाँ भाई नवीद, शॉट रेडी है, आउटडोर भी शूटिंग है, जल्दी करो। जी सर। मरियम मैडम का मेकअप हो चुका है, बस अभी आ रही हैं। ठीक है। इसी दौरान शबनम उनके पास आई और बोली, इस्माइल साहब, हमें कलीम साहब ने भेजा है। अच्छा, उनका फोन आया था। कौन है मॉडल? जी ये मेरी बेटी अंदलीब है। ओ अच्छा। ये कहकर उसने एक भरपूर नजर अंदलीब पर डाली। फिर वो नवीद से बोला, नवीद, मैडम को भी तैयार करवा लो, इनका भी फोटोशूट लेना है। जी बेहतर। ये कहकर नवीद उसे मेकअप रूम की तरफ ले गया। थोड़ी देर बाद अंदलीब का मेकअप कर दिया गया। उसे फोटोशूट के लिए अंदर कमरे में लाया गया, जबकि शबनम बाहर ही बैठकर उसका इंतजार करने लगी। अंदलीब को कैमरे के सामने खड़ा किया गया। इस्माइल इसके पास आया और बोला, आप घबरा तो नहीं रही? नहीं, मैं घबरा तो नहीं रही। वो बोला, गुड। ये कहकर इस्माइल ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, देखना, मेरे साथ आप काम करेंगी तो एक दिन स्टार बन जाएंगी। ये जो आज इतनी बड़ी बड़ी मॉडल बनी फिरती है ना, इन सबको मैंने ही बनाया है। अंदलीब ने फौरन अपना हाथ उससे छुड़ाया और बोली, जी जरूर, आपने ही बनाया होगा इन्हें मॉडल। इस्माइल बोला, और अब मैं तुम्हें मॉडल बनाऊंगा। ये कहकर उसने अपना हाथ उसके कांधे पर रखा। वो फौरन पीछे हुई, जिससे उसका हाथ नीचे की तरफ गिरा। फिर वो खांसते हुए बोला, नवीद, कैमरा रेडी करके इनका शूट लेकर फौरन आओ, हमें आउटडोर भी जाना है। ये कहकर वो गुस्से से बाहर की तरफ निकल गया। अंदलीब का फोटोशूट हुआ। उसके बाद वो अपने घर आ गए। अम्मी, मुझे वो आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अंदलीब अपनी वालिदा से बोली, क्यों बेटी, क्या हुआ? वो बोली,
अम्मी, उसने बातों बातों में मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैंने हाथ छुड़ाया तो मेरे कांधे पर हाथ रख दिया। मैंने उसका हाथ फौरन झटक दिया। क्या? शबनम अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोली। अरे पगली, तो क्या हुआ? ये शोबिज है, शोबिज, और यहां ये सब चलता है। अगर ऐसे ही छोटी छोटी बातों को दिल से लगा कर रखोगी ना तो फिर घर पर ही बैठो, काम को भूल जाओ। अरे पागल, जब तुम फिल्म में काम करोगी तो देखा नहीं हीरोइन को क्या क्या फिल्म में करना पड़ता है। आपकी बात ठीक है अम्मी जान, पर वो फिल्म की डिमांड होती है। अब बिला वजह कोई मेरा हाथ क्यों थामे, मेरे कांधे को क्यों छुए? अरे मुझे तो नहीं लगता कि तुझे अब मॉडलिंग में चांस मिले, तूने उसको नाराज कर दिया। ये कहकर शबनम अपना माथा पकड़कर सोफे पर बैठ गई। फिल्म स्टूडियो में शूटिंग जारी थी। शबनम और अंदलीब डायरेक्टर कलीम से मिलने आई। एक गाना पिक्चराइज हो रहा था। काफी लोग वहां मौजूद थे। वो भी एक जगह खाली कुर्सियों पर बैठकर शूटिंग देखने लगी। गाने की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर कलीम बार बार कट करके हीरोइन को समझा रहा था। कभी उसका हाथ पकड़कर शॉट समझा रहा था, कभी उसके कांधे पर हाथ रखकर उसे गाने का स्टेप बता रहा था। 5 मिनट का गाना पूरे 1 घंटे में शूट हुआ और पूरे घंटे डायरेक्टर और रकासा के साथ यही कुछ चलता रहा। अंदलीब ये सब कुछ देखकर कुछ परेशान सी लगने लगी। शबनम ने जब इसकी ये कैफियत देखी तो बोली, क्या हुआ अंदलीब, तेरी तबीयत तो ठीक है? जी अम्मी जान, ठीक है, पर मैं ये सोच रही हूं कि डायरेक्टर ने जितनी बार उस लड़की को हाथ लगाया है उसकी जरूरत तो नहीं थी। ये तो मजबूरी से फायदा उठाने वाली बात हो गई। शबनम अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोली, मैंने तुझे पहले भी समझाया था कि ये शोबिज है। अगर डायरेक्टर खुश नहीं होगा तो काम भी नहीं मिलेगा। ज्यादा नेक परवीन बनने की जरूरत नहीं है। यहां काम ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं, काफी कुछ सहना पड़ता है। और देख, अभी कलीम साहब फारिग होकर आते हैं, इनको नाराज मत कर देना। यह सुनकर अंदलीब शबनम की शक्ल देखती रह गई। कलीम साहब शूटिंग से फारिग होकर अपने केबिन में चले गए। थोड़ी देर में कलीम का चपड़ासी इनके पास आया और बोला, साहब आप लोगों को अपने केबिन में बुला रही हैं। ठीक है, हम आते हैं। ये कहकर शबनम अंदलीब को लेकर उसके केबिन की तरफ चल दी। वो केबिन के अंदर दाखिल हुई। कलीम ने उन्हें बैठने का इशारा किया और चपड़ासी को चाय लाने का कहा। जी शबनम साहिबा, कैसे हैं आप लोग? जी अल्लाह का शुक्र है, कलीम साहब बोले। भाई वो इस्माइल साहब का फोन आया था, वो कह रहे थे कि अभी इन्हें मॉडल की जरूरत नहीं है, जैसे ही जरूरत हुई वो फौरन आपको कॉल कर लेंगे। शबनम बोली, कलीम साहब आप ही कुछ करें, बच्ची को आप ही चांस दे दें, आपके लिए क्या मुश्किल, आप तो गूंगे से भी गाना गवा दें। कलीम हंसते हुए बोला, अरे वो आपने भी खूब कहा। फिर वो कुछ सोचते हुए बोले, देखें जी, मेरी भी कुछ मजबूरियां होती हैं, प्रोड्यूसर का भी मुंह देखना पड़ता है, उसका पैसा लगा होता है। बहरहाल आप ऐसा करें, यहां तो टाइम मिलना बहुत मुश्किल है। कल इतवार है और कोई शेड्यूल भी नहीं है। कल शाम को आप अंदलीब को मेरे गरीब खाने भिजवा दें। मैं इन्हें अदाकारी के कुछ असरार और रुमूज सिखा दूंगा, फिर प्रोड्यूसर साहब से मुलाकात करवा के फिल्म साइन करवा लेंगे। क्या वाकई? शबनम खुश होते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। उसने फिर एक भरपूर नजर अंदलीब पर डाली। अच्छा ठीक है कलीम साहब, बच्ची कल पहुंच जाएगी, अब हमें इजाजत दीजिए। अरे चाय तो पीती जाए, चाय फिर कभी। ये कहकर शबनम अंदलीब को लेकर अपने घर आ गई। दूसरे दिन शबनम अंदलीब के साथ टैक्सी में कलीम के बंगले पहुंची। टैक्सी से उतरकर शबनम बोली, अंदलीब ऐसा करो तुम अंदर चलो, मैं टैक्सी का बिल अदा करके आती हूं। वो बोली, वैसे अम्मी कुछ अच्छा नहीं लग रहा इस तरह घर के अंदर जाना, ना जाने मेरा दिल नहीं मान रहा है। अरे बाज दफा दिल को मारना पड़ता है, तू घबरा क्यों रही है, मैं तेरे साथ हूं, जा तू अंदर जा, बस मैं यूं आई। ठीक है अम्मी। ये कहकर वो बंगले के अंदर दाखिल हुई। चौकीदार जैसे उसका मुंतजिर था, वो इसे लेकर फौरन करीम साहब के पास ले गया। आओ अंदलीब आओ, बैठो। वो सोफे पे इशारा करते हुए बोला। वो सिमट कर सोफे पर बैठी। वो बोला, घबराने की जरूरत नहीं है, इसे अपना ही घर समझो। जी मैं ठीक हूं, वो बोली। देखो अंदलीब, शोबिस की दुनिया बड़ी चकाचौंध करने वाली दुनिया होती है। यहां लड़की को काफी बोल्ड होना पड़ता है। मेरे ख्याल में तुम पहली दफा बाहर निकली हो,
मैं समझ सकता हूं आपकी कैफियत, लेकिन यहां सब चलता है। मेरे ख्याल में तुम्हारी वालदा ने बचपन से तुम्हारे दिमाग में हीरोइन बनने का सपना तुम्हारी आंखों में सजा दिया था, जिसकी तकमील के लिए तुम यहां पहली बार शोबिस की दुनिया देख रही हो। इस्माइल साहब तुमसे काफी खफा थे कि तुमने उनका हाथ झड़क दिया। अरे यहां तो मॉडल तरसती हैं कि इस्माइल साहब इनका हाथ थामे, और जिनका हाथ थामे फिर वो चोटी की मॉडल बन जाती हैं, मगर तुमने मौका गंवा दिया। ये अम्मी कहाँ रह गई? अंधली बोली। आ जाएंगी, इन्हें दूसरे कमरे में बिठाया है, परेशान ना हो। तो मैं कह रहा था कि तुमने एक मौका गंवा दिया है, पर एक मौका और है। कैसा मौका? वो हैरत से बोली। देखो, तुम कोई सुपरस्टार नहीं जो तुम्हें यूं ही हीरोइन ले ले। यहां इस हाथ ले उस हाथ दे वाली बात होती है। आप कहना क्या चाहते हैं? अंधलीब का लहजा थोड़ा सख्त हुआ। वो बोला, देखो बीबी, मैं तुम्हें हीरोइन तब तक नहीं ले सकता जब तक प्रोड्यूसर साहब ना चाहें, इसलिए तुम्हें प्रोड्यूसर साहब को खुश करना होगा, फिर सारी मंजिलें आसान हो जाएंगी। ये सुनकर अंधलीब का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो गुस्से से बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? होश में तो हैं आप? देखो, जज्बाती ना हो, ठंडे दिमाग से सोचो। प्रोड्यूसर यही है, वो सामने वाला कमरा देख रही हो जिसका दरवाजा खुला हुआ है, वहीं मौजूद है। समझो वो खुला हुआ दरवाजा पार करके तुम अपनी मंजिल पालोगी। ये सुनकर अंधलीब चिराग पा हो गई। वो गुस्से से उठी और बोली, कलीम साहब, इस खुले हुए दरवाजे में दाखिल होने से बेहतर है मैं बंद कमरे में घुट घुट कर मर जाऊं। मुझे नहीं मालूम था कि इस चकाचौंध करने वाली दुनिया में तुम जैसे स्याह दिल वाले लोग भी होते हैं। हर लड़की बिकाऊ नहीं होती। तुम जैसे ही लोगों की वजह से कोई शरीफ लड़की फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आना चाहेगी। ये कहकर वो तेजी से बाहर की तरफ निकली। कलीम बोला, सोच लो, शोहरत की जिंदगी तुम्हारी मुंतजिर है। वो बोली, शोहरत की ऐसी गलीज जिंदगी गुजारने से बेहतर है मैं इज्जत की मौत मर जाऊं। ये कहकर वो तेजी से बाहर निकली। कलीम उसे हैरत से जाता हुआ देखता रह गया। अंधलीब बाहर निकली तो अपनी मां को अपना मुंतजिर पाया। उसे देखते हुए बोली, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी सगी मां हो। ये सुनकर उसका चेहरा झुक गया। शर्मिंदगी उसके चेहरे से झलकने लगी, जबकि अंधलीब उसकी नजरों से दूर जा चुकी थी, बहुत दूर।